Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी को आसान बनाने वाला ऐसा ही उपयोगी कंटेंट आपके लिए लाते रहें, तो हमें सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, जरूर करें। तो आज हम कक्षा 9 की इतिहास की एनसीईआरटी किताब के चौथे अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं। वन समाज और उपनिवेशवाद। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एक कहानी है। एक कहानी इस बारे में कि कैसे जो जंगल करोड़ों लोगों का घर हुआ करते थे, वो अचानक एक फैक्ट्री में बदल दिए गए। और ये फैक्ट्री थी ब्रिटिश साम्राज्य की। ये अध्याय हमें उस सोच की जड़ों तक ले जाता है जो आज भी हमारे पर्यावरण से जुड़े विवादों में दिखाई देती है। अच्छा, यूपीएससी के नजरिए से देखें तो यह अध्याय GS1 में औपनिवेशिक नीतियों, आदिवासी विद्रोहों और पर्यावरण के इतिहास को समझने के लिए आप कह सकते हैं एक बुनियाद तैयार करता है। मतलब ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बिल्कुल। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जंगलों को लेकर दो दुनियाओं का टकराव हुआ। एक दुनिया जो जंगल को अपनी मां समझती थी और दूसरी जो उसे सिर्फ मुनाफे का जरिया मानती थी। तो चलिए इसी टकराव को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ये जंगल गायब क्यों होने लगे? एनसीईआरटी में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 1700 से 1995 के बीच दुनिया का 9.3% वन क्षेत्र साफ कर दिया गया। जी। और भारत में ये प्रक्रिया अंग्रेजों के आने के बाद तो जैसे तूफान की रफ्तार से बढ़ी। इसकी वजह कोई पेड़ों से दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक खास औपनिवेशिक सोच और जरूरतें थी। कैसी जरूरत है? देखिए, पहली और सबसे बड़ी वजह थी जमीन को बेहतर बनाने का एक भ्रम। अंग्रेजों के लिए जंगल अनुत्पादक थे। अनुत्पादक मतलब अनप्रोडक्टिव? हाँ, अनप्रोडक्टिव। वो इसे जंगलीपन की निशानी मानते थे। उनकी नजर में तरक्की का मतलब था जंगलों को काटो और खेत बनाओ। अच्छा, खेत मतलब फसल? और फसल का मतलब था लगान, रेवेन्यू। मतलब उनके लिए जंगल की कीमत तब तक नहीं थी जब तक उसे काट कर कुछ ऐसा ना बना दिया जाए जिससे सीधे सीधे पैसा आए। बिल्कुल। और इसका असर भी जबरदस्त हुआ। 1880 और 1920 के बीच सिर्फ 40 सालों में भारत में खेती वाले क्षेत्र में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। 67 लाख हेक्टेयर? हाँ, सोचे कितने बड़े जंगल साफ हुए होंगे। ये सिर्फ पेड़ काटना नहीं था, ये पूरे भारतीय परिदृश्य को बदलने की एक सोची समझी नीति थी। मतलब एक पूरी अर्थव्यवस्था को ही बदल देना। एकदम। जंगल पर आधारित अर्थव्यवस्था को खत्म करके एक ऐसी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बनाना जिसे वो आसानी से नियंत्रित कर सकें और उससे टैक्स वसूल सकें। और फिर आई दूसरी भूख जो शायद पेड़ों के लिए सबसे बड़ी कयामत बनकर आई। रेलवे। हाँ, रेलवे। 1850 के दशक में जब विस्तार शुरू हुआ। और रेलवे की भूख भी दोहरी थी। एक तो भाप के इंजन चलाने के लिए ईंधन चाहिए था लकड़ी के रूप में। राइट। लेकिन उससे भी बड़ी जरूरत थी स्लीपर्स के। वो लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को अपनी जगह पर रखते हैं। सही। मैंने कहीं पढ़ा था और ये आंकड़ा मेरे दिमाग में अटक गया है कि 1 मील रेलवे लाइन बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स लगते थे। जी, लगभग 2000। 2000 पेड़ सिर्फ 1.5 किलोमीटर ट्रैक के लिए। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हजारों किलोमीटर के नेटवर्क के लिए कितने जंगल साफ हुए होंगे। ये तो पूरी की पूरी वन श्रृंखलाओं को निकलने जैसा था। और ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं था। यूटीएससी के परीक्षार्थियों के लिए समझना जरूरी है कि रेलवे अंग्रेजों के लिए साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक औजार था। मतलब सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। हाँ, विद्रोहों को कुचलना और कच्चे माल को बंदरगाहों तक लाना, ये सब रेलवे के बिना मुमकिन नहीं था। तो हर एक स्लीपर सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो औपनिवेशिक नियंत्रण का एक प्रतीक था। और फिर तीसरी वजह? जहाज और बागान। इंग्लैंड में शाही नौसेना के लिए ओक के जंगल खत्म हो रहे थे, तो उनकी नजर भारत की लकड़ी पर पड़ी। हाँ, भारत की मजबूत सागौन और साल की लकड़ी पर। मतलब पहले रेलवे ने जमीन पर जंगलों को खाया, फिर जहाजों ने समंदर के लिए, और रही सही कसर चाय कॉफी के बागानों ने पूरी कर दी। सही पकड़ा आपने। यूरोप में चाय, कॉफी, रबर की मांग आसमान छू रही थी। और इसके लिए भी जंगल साफ किए गए। हाँ,
भारत के जंगलों के विशाल हिस्सों को साफ करके बागान लगाए गए और ये जमीनें अक्सर यूरोपीय लोगों को बहुत सस्ते दामों पर दे दी जाती थीं। तो कुल मिलाकर जंगल हर तरफ से औपनिवेशिक जरूरतों की चक्की में पिस रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, तो एक तरफ अंग्रेज बेतहाशा जंगल काट रहे थे, लेकिन फिर अध्याय में वैज्ञानिक वानिकी यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का जिक्र आता है। मतलब अचानक उन्हें जंगलों को नियंत्रित करने और नियम कानून बनाने की याद आ गई। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये बहुत दिलचस्प मोड़ है कहानी में। अंग्रेजों को ये चिंता सताने लगी कि स्थानीय लोग और व्यापारी जिस तरह अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे भविष्य में रेलवे और शाही नौसेना के लिए लकड़ी ही नहीं बचेगी। अच्छा, तो ये प्रकृति प्रेम नहीं था? नहीं, ये शुद्ध रूप से साम्राज्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना था। तो अपने ही लालच पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया। बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने एक जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रैंडिस को भारत का पहला वन महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स नियुक्त किया। ब्रैंडिस? जी, ब्रैंडिस। उन्होंने ही भारत में एक व्यवस्थित वन प्रबंधन की नींव रखी। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हाँ, और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को बनवाने में भी मदद की। बाद में 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना हुई। और इसी पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक वानिकी का नाम दिया गया। लेकिन ये नाम ही अपने आप में एक धोखा लगता है। विज्ञान का मतलब तो विविधता और संतुलन होता है, पर यहाँ तो कुछ और ही हुआ। हाँ, ये नाम बहुत भ्रामक है। इसके तहत प्राकृतिक जंगलों को, जहां सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे एक साथ उगते थे, पूरी तरह से काट दिया गया। पूरी तरह से? हाँ, और उनकी जगह व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण एक ही किस्म के पेड़ जैसे सागौन या साल सीधी कतारों में लगा दिए गए। अरे! ये जंगल नहीं बल्कि पेड़ों का बागान था। प्लांटेशन। मतलब जंगल की आत्मा, उसकी विविधता को मारकर उसे लकड़ी पैदा करने वाली एक फैक्ट्री में बदल दिया गया। एकदम सही कहा आपने। तो उन्होंने एक सिस्टम तो बना लिया, लेकिन इस सिस्टम को लागू करने के लिए उन्हें लोगों को जंगलों से कानूनी तौर पर बेदखल करना पड़ा होगा। बिल्कुल। क्या इसीलिए 1878 का वन कानून आया? एकदम सही। इस कानून ने कानूनी तौर पर लोगों को उनके अपने ही जंगलों से दूर कर दिया। जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। कौन सी 3 श्रेणियां? पहली थी आरक्षित यानी रिजर्व्ड। ये सबसे अच्छे और घने जंगल थे। और यहाँ क्या नियम थे? यहाँ गांव वालों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था। मतलब वो जा ही नहीं सकते थे। नहीं। दूसरी श्रेणी थी सुरक्षित यानी प्रोटेक्टेड। यहाँ लोगों को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे वे ईंधन के लिए सूखी लकड़ी ले सकते थे, लेकिन हर गतिविधि पर वन विभाग की कड़ी निगरानी थी। और तीसरी थी ग्रामीण यानी विलेज। ये बचे खुचे जंगल थे जो गांवों के आसपास थे और जिन पर गांव वालों का थोड़ा बहुत हक था। इस बंटवारे ने तो रातों रात करोड़ों लोगों को अपने ही घर में अतिक्रमणकारी या चोर बना दिया होगा। बिल्कुल, यही हुआ। सोचकर ही अजीब लगता है, जो लोग पीढ़ियों से जंगलों में रहते आए थे, जिनका पूरा जीवन, संस्कृति, सब कुछ जंगल से जुड़ा था, उनके लिए ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये उनकी पूरी दुनिया पर हमला था। इसका असल में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा और विनाशकारी था। सोचिए, घर बनाने के लिए लकड़ी काटना जो उनकी जरूरत थी। हाँ, अपने मवेशियों को चराना, खाने के लिए कंदमूल फल इकट्ठा करना, ये सब जो उनकी जिंदगी का हिस्सा था, वो सब अचानक गैर कानूनी हो गया। वसूलते थे और उन्हें बेवजह परेशान करते थे। और झूम खेती का क्या हुआ? घुमंतू खेती तो कई आदिवासी समुदायों की जीवन रेखा थी। उस पर भी रोक लगा दी गई। क्यों? जूम खेती में जंगल के एक छोटे हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती की जाती थी और फिर उसे वापस प्राकृतिक रूप से उगने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये एक टिकाऊ तरीका था। तो अंग्रेजों को इससे क्या दिक्कत थी? उन्हें लगता था कि इससे कीमती लकड़ी वाले पेड़ जल जाते हैं और उन्हें लगान वसूलने में भी मुश्किल होती थी। अच्छा। इस वजह से कई समुदायों को जबरदस्ती उनके घरों और जंगलों से विस्थापित कर दिया गया, जिससे उनकी पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बिखर गई। और शिकार का अधिकार भी छीन लिया गया। यहाँ तो मतलब हिपोक्रेसी की हद ही पार हो गई थी। बिल्कुल। एक तरफ नए वन कानूनों ने स्थानीय लोगों के परंपरागत शिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी, जिससे कई समुदायों में तो भूखमरी की नौबत आ गई होगी। आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज अधिकारियों और भारत के राजा महाराजाओं के लिए बाघ, तेंदुए और दूसरे बड़े जानवरों का शिकार एक खेल बन गया। मनोरंजन? हाँ, जॉर्ज यूल जैसे अंग्रेज अफसर ने अकेले 400 से ज्यादा बाघों का शिकार किया और इस पर गर्व किया जाता था। ये तो सरासर अन्याय है।
एक आम इंसान अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक हिरण का शिकार करे तो वो अपराधी, और एक अंग्रेज अफसर मनोरंजन के लिए एक बाघ को मारे तो वो हीरो। ये संरक्षण नहीं था, ये सिर्फ सत्ता का प्रदर्शन था। यही इसकी असलियत थी। ये पूरी व्यवस्था इस विचार पर आधारित थी कि स्थानीय लोग अज्ञानी हैं और केवल अंग्रेज ही जानते हैं कि जंगलों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब आप लोगों को इतना दबाते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन लेते हैं, उनकी संस्कृति पर हमला करते हैं, तो जाहिर है कि वे चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल नहीं बैठेंगे। उन्होंने जरूर इसके खिलाफ आवाज उठाई होगी। बिल्कुल उठाई। और ये प्रतिरोध भारत के इतिहास का एक बहुत जरूरी अध्याय है। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू। हाँ, ऐसे कई नायक हुए। एनसीईआरटी का ये अध्याय ऐसे ही दो विद्रोहों पर रोशनी डालता है, एक भारत के बस्तर का और दूसरा इंडोनेशिया के जावा का। बस्तर विद्रोह यानी 1910 का विद्रोह, इसकी कहानी क्या है? विद्रोह की चिंगारी कैसे भड़की? बस्तर, जो आज छत्तीसगढ़ में है, अपने घने जंगलों और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता था। 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, मतलब रिजर्व करने का प्रस्ताव रखा। हाँ, और साथ ही झूम खेती और शिकार पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। और वो बेगार वाली बात भी थी। जी, अंग्रेज अधिकारी स्थानीय लोगों से मुफ्त में मजदूरी यानी बेगार करवाते थे। ये सब मिलकर लोगों के गुस्से का लावा बन गया। और इस विद्रोह के फैलने का तरीका भी बहुत अनूठा था। ये कोई संगठित सेना नहीं थी, है ना? नहीं, ये एक जन आंदोलन था। विद्रोह के संदेश आम की टहनियों, मिट्टी के ढेलों, मिर्च और तीरों के जरिए एक गांव से दूसरे गांव तक फैलाए गए। वाह, ये तो उनका अपना संचार नेटवर्क था। बिल्कुल। विद्रोहियों ने बाजारों को लूटा, अंग्रेज अधिकारियों और व्यापारियों के घरों को जला दिया और जब्त किए गए अनाज को गरीबों में बांट दिया। और इस विद्रोह का कोई मुख्य नेता? कांगेर वन क्षेत्र के ध्रुवा समुदाय के गुंडा धुर का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन जाहिर है अंग्रेजों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया होगा। इसका अंत कैसे हुआ? अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेज दी। उन्होंने नेताओं को पकड़कर सरेआम कोड़े मारे और सजा दी। मतलब विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया गया। हाँ, दबा दिया गया। लेकिन ये पूरी तरह व्यर्थ नहीं गया। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा दबा दिया है। तो उन्होंने क्या किया? नतीजतन उन्होंने आरक्षण के प्रस्ताव पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी और आरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र को भी योजना से लगभग आधा कर दिया। तो ये एक छोटी ही सही पर एक महत्वपूर्ण जीत थी। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। दुनिया में जहां जहां उपनिवेशवाद था, वहां वहां जंगलों और लोगों के साथ लगभग एक जैसा ही बर्ताव हो रहा था। हाँ, जावा का उदाहरण भी यही दिखाता है। जावा, जो आज इंडोनेशिया का हिस्सा है। जी, तब डच लोगों का उपनिवेश था और कहानी लगभग वही थी। जावा में कलांग नाम का एक समुदाय था जो लकड़ी काटने और जंगल प्रबंधन में बहुत माहिर था। अच्छा। उनकी विशेषज्ञता के बिना डचों के लिए सागौन की कटाई और महल बनाना नामुमकिन था। जब डचों ने उन पर अपना नियंत्रण थोपने की कोशिश की तो उन्होंने इसका विरोध किया। क्या वहां भी बस्तर जैसा कोई बड़ा आंदोलन हुआ? वहां आंदोलन का स्वरूप थोड़ा अलग था। लगभग 1890 में सुरोंती को सामिन नाम के एक व्यक्ति ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे सामिनवाद कहा गया। सामिनवाद? हाँ, और उनका तर्क बहुत सीधा, सरल और शक्तिशाली था। क्या तर्क था? जो सीधे सीधे राज्य की संप्रभुता को चुनौती देता है। बिल्कुल। सामिन के अनुयायियों ने इसी तर्क पर डच सर्वेक्षण का विरोध किया, टैक्स देने से मना कर दिया और मुफ्त में काम करने से इनकार कर दिया। मतलब एक तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, कह सकते हैं। बाद में विश्व युद्धों ने इन जंगलों पर और भी कहर ढाया। जावा में जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागों की नीति अपनाई, स्कॉच डेथ पॉलिसी। जी, और सागौन की लकड़ी के विशाल ढेरों को जला दिया ताकि वे जापानियों के हाथ ना लगे। तो आज की स्थिति क्या है? क्या हम उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आ पाए हैं जो जंगल को सिर्फ एक संसाधन के तौर पर देखती है? 1980 के दशक के बाद से एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब दुनिया भर की सरकारों और पर्यावरणविदों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि वनों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों को दुश्मन समझना एक बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा। असली संरक्षण तभी हो सकता है जब स्थानीय लोगों को इसमें भागीदार बनाया जाए। मतलब हम धीरे धीरे वापस उसी विचार की ओर लौट रहे हैं कि जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि एक जीता जागता सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है। हाँ, और भारत में इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। मिजोरम से लेकर केरल तक कई गांवों ने सरना, देवराकोडू, कान जैसी पवित्र वाटिकाएं यानी सेक्रेड ग्रोव्स बनाकर जंगलों को बचाया है। जो वो जंगल है जिन्हें लोग देवता का निवास मानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल। अब संरक्षण की नीतियों में समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।
फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। जो वनवासियों के परंपरागत अधिकारों को मान्यता देता है। सही। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि औपनिवेशिक वन नीतियों ने न केवल जंगलों का चेहरा बदला, बल्कि उनमें रहने वाले लाखों लोगों का जीवन और उनकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ पेड़ों के कटने की कहानी नहीं है, ये अधिकारों के हनन, संस्कृतियों के दमन और फिर उसके खिलाफ हुए शानदार प्रतिरोध की कहानी है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये अध्याय हमें आज के पर्यावरण संबंधी विवादों की जड़ें दिखाता है। जैसे चाहे वो विकास परियोजनाओं के कारण होने वाला विस्थापन हो या वनवासियों के अपने परंपरागत अधिकारों का सवाल हो, इन सब की जड़ें हमें औपनिवेशिक काल की उन नीतियों में मिलती हैं जिन्होंने जंगल को घर की जगह एक फैक्ट्री बना दिया था। बिल्कुल। और ये हमें उस जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि विकास की जरूरतों, वन समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या बस्तर और सामिन के विद्रोहों से मिले सबक आज भी हमारी संसद, हमारे बोर्डरूम और हमारी अदालतों में प्रासंगिक हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण आपकी यूपीएससी की तैयारी में मददगार साबित होगा। और हमारे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.